जय हिंद। दोस्तों, कई बार आपने सुना होगा, कई लोगों से सुना होगा कि कोई भी काम करने के लिए, किसी भी काम करने के लिए एक कोशिश करना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, लेकिन सिर्फ ये जो बात है, यही कारण है कि कई लोग इस बात की वजह से, इस भ्रम की वजह से रह जाते हैं और बहुत कुछ नहीं पा पाते हैं और अपने लक्ष्य में से लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अभी से, आज से ठान लो कि ये करना है कि कोशिश करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द इस्तेमाल करना है। वो ये है कि इस काम को हमें किसी भी हालत में करना है। ठीक है, पूरे मन से उस पर लग जाना है। सिर्फ कोशिश करने से कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये केवल बात है जो ध्यान रखना है। ठीक है, और आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण, जो कि बेसिक चैप्टर पहले वाली क्लास में, पिछले वाले वीडियो में मैंने कंप्लीट करवा दिया था। आज हम यहाँ पर क्या क्या पढ़ेंगे ये देखें। तो यहाँ पर है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे सबसे फर्स्ट। इसके बाद में जो नंबर आएगा वो प्रोटीन का आएगा। उसके बाद आएंगे फैट। ठीक है, वसा बोलेंगे। तो इनमें ये तीनों ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ध्यान रखें इसका और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें। रटने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, सिर्फ जो बता रहा हूँ उसको समझना है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करें। कार्बोहाइड्रेट। तो व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट क्या है? ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है तो आपको केवल एक ही वर्ड में, कुछ ही वर्डों में आपको बताओ तो इट इज अ कॉम्बो ऑफ मेटल। ठीक है, इट इज अ कॉम्बो ऑफ मेटल। तो यहाँ पर ये क्या है? एक मेटल का एक कॉम्बो है। ठीक है, अब यहाँ पे कई लोगों से कि ये भी कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे कॉम्बो जो लिखा है ये है क्या? ठीक है, तो ये वाला जो शब्द है ये बहुत बड़ा शब्द है। इसको बस समझ लेना है, सिर्फ कॉम्बो को। कार्बोहाइड्रेट जब भी नाम आए इसको याद करना, कॉम्बो। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मतलब कॉम्बो, मतलब इसका मतलब होता है यहाँ पर वर्ग। अब यहाँ पे जिसका माइंड मैथ में ज्यादा चलता होगा या फिर मैथमेटिक्स करने वाला स्टूडेंट होगा, उसके माइंड में फर्स्ट आया होगा कि ये जो वर्ग है ये वाला वर्ग है। ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, ये वो वर्ग नहीं है। ठीक है, इस वर्ग का मतलब यहाँ पर है समूह। ठीक है, समूह। ठीक है, या फिर ग्रुप। तो इस तरीके से यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट है ये कई पदार्थों का समूह है जो मानव के बॉडी को या फिर किसी भी जीव की बॉडी को एनर्जी प्रदान करता है। ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। इसलिए यहाँ पर याद रखना है कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक कॉम्बो है। ठीक है, किसका कॉम्बो है? मेटल का कॉम्बो है। मेटल का मतलब क्या होता है? तो ये जो मेटल है इसका मतलब होता है द्रव्य या पदार्थ। ठीक है, पदार्थ। तो ये है। ठीक है, अब ये जो मेटल है तो इस तरीके से मेटल का क्या है? कॉम्बो है, एक वर्ग है। कौन? कार्बोहाइड्रेट, जिससे हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है या फिर एनर्जी मिलती है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट कई पदार्थों का या फिर कई चीजों का, वस्तुओं का समूह है जो हमें एनर्जी या फिर ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये हुआ कार्बोहाइड्रेट। अब बात करें यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें कई प्रकार के यौगिक होते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा यौगिक। ठीक, तो यौगिक होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से यौगिक होते हैं ये देखें। सबसे पहले तो यहाँ पे कार्बन होता है, कार्बन के बाद में फिर होता है यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद में होता है यहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक है, तो रासायनिक यौगिक में क्या क्या होता है? तो कार्बन होता है सबसे फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। ठीक, तो यहाँ पे जो कार्बन का अणु होता है वो एक, हाइड्रोजन का दो होता है और यहाँ पे ऑक्सीजन का एक होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसका जो रेशियो हो जाता है, रेशियो का मतलब होता है क्या? अनुपात। ठीक है, अनुपात, जैसे कि मैथ्स में पढ़ते हैं अनुपात समानुपात। ठीक है, तो अनुपात मतलब ये, समानुपात मतलब ये 4 बिंदी, 2 बिंदी लगी अनुपात, 4 बिंदी लगी मतलब समानुपात। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इनका जो रेशियो है, अनुपात है, वो कितना होता है? तो 1:1 के रेशियो में होते हैं। ठीक है, 1:1 के रेशियो में होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मान लो से कोई खाना बनाता है तो उसमें हल्दी कितनी डालना है, दूसरा मसाला कितना डालना है, नमक कितना डालना है, एक रेशियो होता है। सबको बराबर नहीं डालते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो रेशियो फिक्स होता है, इनका जो रेशियो फिक्स है, जो यौगिक है किसके हैं? तो ये कार्बोहाइड्रेट के अंदर पाए जाने वाले यौगिक है, जो रासायनिक यौगिक है। कौन से है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इनका रेशियो है 1:1।
ठीक है, 1:1, तो इस रेशियो में ये उपस्थित होते हैं, राइट। अब इसके बाद में फिर आगे बढ़े और यहाँ पे बात करें कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये हमें कैसे मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट है जब हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है, तो जब हम खाना खाते हैं तो खाने से ही हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। तो जो भोजन में होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। उसके बाद में जब अंदर जाता है तो अंदर जाने के बाद में जब डाइजेशन सिस्टम काम करता है, जब डाइजेस्ट होता है खाना, पाचन होता है खाने का, तो तब परिवर्तित होता है। ये डेल का मतलब क्या होता है, परिवर्तन, ठीक है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन को क्या दर्शाता है, ये डेल, ठीक है। तो डेल इस परिवर्तन को दर्शाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये वाला, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है, तो ग्लूकोज बनता है, ठीक। जब भी कोई भी व्यक्ति जब बीमार होता है तब मान लो कि ज्यादा सीरियस है तो वो इंसान को सबसे पहले जो बोतल चढ़ा दी जाती है, ठीक है, वो ग्लूकोज की होती है सबसे फर्स्ट। क्यों, क्योंकि जो बहुत ज्यादा बीमार है व्यक्ति उसको सबसे पहले किसकी जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है। और एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ग्लूकोज से, ठीक है। वो खाना नहीं खा सकता है, मान लो खाना जो व्यक्ति नहीं खा सकता है तो उसको कार्बोहाइड्रेट कैसे मिलेगा, मिलेगा नहीं। तो उसको कार्बोहाइड्रेट इसलिए नहीं मिल पाएगा, वो कार्बोहाइड्रेट ले नहीं पाएगा क्योंकि खाना नहीं खा रहा। अब खाना खाएगा भी तो उसका पाचन क्रिया सही तरीके से नहीं हो रही होगी, ठीक है, जिसकी वजह से वो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी, एनर्जी तक प्रोवाइड नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे उसको कार्बोहाइड्रेट न देकर क्या देते हैं, ग्लूकोज देते हैं, ठीक है। अब इसमें पाचन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ये सीधे एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अंदर का सिस्टम कमजोर हो जाता है जब बीमार होते हैं तो डाइजेशन नहीं होता है, इसलिए डायरेक्ट क्या देते हैं, ग्लूकोज देते हैं और इसी से उस व्यक्ति को एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी कैसे मिलती है ये भी देख लो, लेकिन उससे पहले जो ग्लूकोज है इसका जो फॉर्मूला है ये कई बार कई एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। विशेषकर एमपी पुलिस और एमपीटीएससी जो स्टेट लेवल की जो एग्जाम होती है या फिर बाकी अन्य भी एग्जाम है, हर किसी एग्जाम में इसका फार्मूला कई बार पूछा गया है, तो याद रखना है। इसमें कई लोग ये समझते हैं कि बहुत ही सिंपल है इसका फार्मूला, लेकिन कई लोगों से कभी मैं पूछूंगा इसका फार्मूला क्या है, आप बताइए। तो यहाँ पे इस ग्लूकोज को विशेषकर ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब इसका जो फार्मूला है ये कई लोगों को पता नहीं होता है। इसका कारण क्या है कि ये जो केमिकल रिएक्शन वगैरह है ये इससे कई लोगों को नफरत तक होती है, ठीक है। केमिस्ट्री सही तरीके से नहीं जमती है, केमिस्ट्री नहीं आने की वजह से ये फार्मूले एकदम से याद नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। तो देखें यहाँ पे ग्लूकोज का जो फार्मूला है होता है वो C6H12O6, ठीक है, C6H12O6, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर ये फार्मूला ग्लूकोज का है, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। अब ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा बॉडी के अंदर, जब हम श्वास लेंगे तो उसमें ऑक्सीजन जाएगी अंदर, ठीक है। तो ऑक्सीजन से जब ग्लूकोज क्रिया करेगा तब क्या बनेगा, फिर एनर्जी में कन्वर्ट होगा। यही ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट होगा, लेकिन किसके माध्यम से होगा, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किसके माध्यम से होगा, तो ऑक्सीजन के माध्यम से। ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद में एनर्जी प्रोवाइड करेगा, क्लियर। ठीक उसी तरीके से जैसे गाड़ी में मानो कि पेट्रोल डाला है, ठीक है, वो पेट्रोल तब तक काम नहीं करेगा जब तक उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ पे अब ऑक्सीजन जब मिलेगी तब जाके वो अंदर जाके इंजन में जाके पिस्टन वगैरह जो लगे हैं, फर्स्ट ऑफ पेट्रोल इंजन ये लगा रहता है गाड़ी में, तो उसमें जाकर वो क्या होगा, बर्न होगा, ऑक्सीजन से ही बर्न होगा, ऑक्सीजन मिलेगी तब ही बर्न होगा। उसके बाद में फिर से जो धुआं देगा गाड़ी, ठीक है, जब गाड़ी धुआं देगी तब जाके वो फिर आगे बढ़ेगी। जैसे कि मान लो कि जो रॉकेट है, रॉकेट में जब तक आग नहीं लगती है तब तक वो आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी के लिए ऑक्सीजन जरूरी है और ऑक्सीजन और ईंधन जो फ्यूल होता है ये दोनों जब मिलते हैं तभी जलते हैं, और जब जलते हैं तो ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसलिए जिसको भी इसे की अपनी लाइफ में अपने टारगेट को अचीव करना है तो उसको सबसे पहले ईंधन की जरूरत, ईंधन अपने पास है, उसमें ऑक्सीजन भी है, तो इन दोनों को जलाना बहुत जरूरी है, ठीक है। माइंड को थोड़ा सा एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से ग्लूकोज से बनेगा यहाँ पे एनर्जी। तो ये जो पूरा फॉर्मेट है इसको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज से क्या बनेगा, एनर्जी बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से और फिर एक कदम और आगे बढ़े तो जो
एनर्जी होती है हमारे बॉडी में संचित होती है वो किस रूप में होती है, ठीक है। तो वो जो एनर्जी हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा संचित रहती है वो ग्लाइकोजन के रूप में रहती है, ठीक है। वो किसके रूप में रहती है, ग्लाइकोजन के रूप में रहती है। तो इस तरीके से यहाँ पे ग्लूकोज से ग्लाइकोजन भी बनता है, वो कौन बनाता है, कैसे बनाता है, वो आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। बस देखते रहिए। अब इसमें इसके बाद अगला जो पॉइंट है इसको ये देखें कि हमारी जो बॉडी है उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवाने वाला जो पदार्थ है वो कौन सा है, वो कार्बोहाइड्रेट ही है। पूरी बॉडी में जितनी हमारे 100% जो एनर्जी है उसमें 50 to 79%, मतलब 80% तक मान लो, 50 to 79% या 80% तक एनर्जी देने वाला कौन है, कार्बोहाइड्रेट ही है। तो यहाँ पे इसको याद रखना, ये रेशो 50 to 79%, ठीक है। इतनी एनर्जी या ऊर्जा हमें इससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। अब इसके बाद में फिर आगे बढ़े यहाँ पे, और अगला फैक्ट यहाँ पर है ये है, यदि 1 ग्राम ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से, जब 1 ग्राम ग्लूकोज लेंगे उसका ऑक्सीजन से क्रिया करवाएंगे तब जाके ना उसमें टोटल एनर्जी बनेगी, वो कितनी बनेगी, ये कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन में एग्जाम में, ठीक है। तो 1 ग्राम ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से कितनी एनर्जी बनेगी या परिवर्तित होगी, तो यहाँ पे 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा बनेगी। 1 ग्राम ग्लूकोज के अणु के पूर्ण ऑक्सीडेशन से 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी क्रिएट होगी या फिर बनेगी, क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हुआ। इसके बाद इसके स्रोत देख रहे हैं, सबसे इंपोर्टेंट ये। तो स्रोत में नॉर्मली याद रखना है, जिसको भी खाने से अपना पेट भरता है या भूख की संतृप्ति हो जाती है, उससे हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। मतलब भोजन में जो भी अपन खाना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में दालें वगैरह ये भी भोजन में ही आ जाएगी वैसे। उसके बाद फल, ठीक है, दूध, उसके बाद में जूस वगैरह पीते हैं, जूस वाले जो फल फ्रूट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। इन सब से क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, क्लियर है। तो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर इतना कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन यहाँ पे क्या है, हमने जैसे पढ़ा कार्बोहाइड्रेट में कुछ फैक्ट छूट गए थे जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसके टोटल प्रकार कितने होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, इतना अच्छा नहीं पूछेंगे कि कितने प्रकार होते हैं क्या है, लेकिन फिर भी देख लो एक बार। कार्बोहाइड्रेट पहले से प्रकार बता दो, उसके बाद में फिर यहाँ पे पढ़ेंगे प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट के जो प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है, देख ले। पॉलीसेकेराइड। तो इस तरीके से यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ा अभी, तो उस कार्बोहाइड्रेट के प्रकार कितने हैं, 3 प्रकार हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। बस इतना केवल इसका याद रखना, एक छूट गया था जो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद में हम स्टार्ट करें यहाँ पे प्रोटीन। तो जो प्रोटीन होता है, ये जो प्रोटीन है कार्बोहाइड्रेट के बाद में इसका सबसे इंपोर्टेंट रोल होता है बॉडी, ठीक है। तो प्रोटीन को कि बहुत अच्छी तरीके समझना है, क्योंकि कि यही एक ऐसा पदार्थ है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की जो बॉडी होती है, वो बॉडी जो बनती है वो किससे बनती है, वो प्रोटीन से ही बनती है, ठीक है। बॉडी जो है, मान लो से कोई जिम करता है, जिम्नास्टिक है, वो ज्यादा मात्रा में क्या लेता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मात्रा में क्या लेता है, वो प्रोटीन लेता है। मार्केट में अलग अलग टाइप के फ्लेवर में प्रोटीन आता है, वो एक्सेप्ट करते हैं, लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट के बाद में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्या है, प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट यदि मान लो कि गाड़ी के लिए पेट्रोल है, तो गाड़ी के जो ऑयल है, ठीक है, ऑयल जो डालते हैं गाड़ी में, वो क्या है, प्रोटीन है। तो इसी तरीके से खाना है हमारी बॉडी के लिए क्या है, एक प्रकार से पेट्रोल का काम करता है, एनर्जी देने का काम करता है, लेकिन उसको और एक्टिव करने का काम और मजबूती देने का काम कौन करता है, प्रोटीन करता है, ठीक है। जितने भी मसल्स वगैरह बनती है, ये सब कुछ एक्टिव होता है, मजबूत होता है, किसकी वजह से होता है, सिर्फ प्रोटीन की वजह से होता है, ठीक है। तो प्रोटीन क्या है, सबसे पहले ये देख ले। तो प्रोटीन में होता क्या है, प्रोटीन में होता है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन थोड़ा सा कहता है जटिल पदार्थ होता है, ठीक है। प्रोटीन में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है ये, और ये जो नाइट्रोजन होता है ये थोड़ा सा जटिल पदार्थ होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर प्रोटीन को बोला है कि यह अत्यंत जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, ठीक है। तो अत्यंत जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, मतलब ये है कि आसानी से किसी भी रूप में घुलता नहीं है,
ठीक है, आसानी से एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट नहीं होता है। इसको पचाने के लिए थोड़ा सा बॉडी एक्टिव होना बहुत जरूरी है। नहीं तो मान लो कि जो प्रोटीन होता है डब्बे से मार्केट से खरीद के लाए उसको ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं तो डाइजेशन सिस्टम जो होता है ये खराब हो जाता है। ठीक है, इसलिए बॉडी को एक्टिव करने के लिए, रिएक्टिव करने के लिए ये चीजें जरूरी होती है। और बॉडी जब अच्छी एक्टिव है तो फिर प्रोटीन आसानी से पच जाएगा। ठीक है, उसका डाइजेशन सही हो जाएगा टाइम से। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, प्रोटीन ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद में देखें निर्माण। तो जो प्रोटीन होता है ये प्रोटीन किस तरीके से बना होता है, किन चीजों से बना होता है। ठीक है, तो सिंपल और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये कई बार पुलिस के एग्जाम में आया भी है, पुलिस और एसएससी में। तो इसका जो निर्माण होता है किसका, प्रोटीन का निर्माण होता है 20 एमिनो अम्ल से, एमिनो अम्लों के संयोग से। ठीक है, के संयोग से सही। तो इस तरीके से यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है इसका निर्माण था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार आया भी है और आने की पूरी संभावना प्रोटीन टॉपिक से इसकी बनती है, क्योंकि इसी से ही प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो प्रोटीन किससे बना होता है, या फिर हमारी जो बॉडी है इसमें ज्यादा से कितने ऐसे अम्ल है जिनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो ज्यादा आवश्यकता वाले जो अम्ल है वो कितने हैं, वो है 20। तो घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद फिर आगे बढ़े, प्रोटीन शब्द, ये कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं सबसे पहले वो टॉपिक का नाम किसने दिया, खोज किसने की, आविष्कार किसने किया, ये सब कुछ वहां पे होता है। ठीक है, तो इसी टाइप से यहाँ पे जो प्रोटीन शब्द है, ये प्रोटीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो ये जो प्रयोग करने वाले सबसे पहले जो व्यक्ति है वो है जे बर्जीलियस। ठीक है, जे बर्जीलियस। तो इस तरीके से यहाँ पर ये व्यक्ति को ध्यान रखना है। उसके बाद में इसका योगदान को ध्यान रखना है। किसका योगदान, तो प्रोटीन का योगदान। ठीक है, तो प्रोटीन का हमारी बॉडी में कितना योगदान होता है उसको याद रखना है। तो जो हमारी बॉडी होती है, बनी होती है, इसका 50% में 15%, ठीक है 50% नहीं 15% मतलब 15% जो भाग होता है वो किससे बना होता है, वो प्रोटीन से ही बना होता है। ठीक है, तो 15% भाग यहाँ पे ये किसका बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। इसलिए इसको यहाँ पर जो 15% है इसको याद रखना है। ठीक है, फिर से एक बार बता रहा हूँ कि मानव शरीर का 15% जो भाग है वो प्रोटीन से बना होता है। इसलिए प्रोटीन का योगदान कितना है, 15%। क्लियर है ये। अब इसके बाद में फिर देखिए यहाँ पे इसके प्रकार। तो प्रोटीन के प्रकार कितने हैं, तो प्रोटीन के 3 प्रकार हैं। ठीक वैसे जैसे कार्बोहाइड्रेट के भी 3 प्रकार थे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार कौन कौन से थे, तो सबसे पहले मोनोसेकेराइड, उसके बाद डाइसेकेराइड, उसके बाद पॉलीसेकेराइड। हकीकत में ये जो टाइप है ना, ये गिनती केमिस्ट्री की गिनती है। जैसे कि मोनो का मतलब होता है 1, ठीक है, डाई का मतलब होता है 2, उसके बाद में पोली का मतलब होता है बहुत सारे। तो इस तरीके से जो कार्बोहाइड्रेट के जो प्रकार भी है ना, ये गिनती है 1, 2 और बहुत सारे। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहाँ पर जो प्रोटीन के प्रकार है ये थोड़ा अलग टाइप से लिए। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले बोला ये सरल प्रोटीन, टी का मतलब यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा है, पूरा में लिखकर प्रोटीन के लिए टी लिखा है। ठीक है, तो सरल प्रोटीन सबसे पहला प्रकार है, संयुग्मी प्रोटीन दूसरा प्रकार है, व्युत्पन्न प्रोटीन ये तीसरा प्रकार है। व्युत्पन्न मतलब इसको बनाया जाता है या फिर किन्हीं 2, 3 या 4 चीजों से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको क्या बोला, व्युत्पन्न प्रोटीन। तो देखें सबसे पहले सरल जो प्रोटीन होता है इसमें केवल एमिनो अम्ल से बना होता है। ठीक है, केवल एक ही प्रकार के अमीनो अम्ल से बना हुआ जो प्रोटीन होता है वो सबसे सरल प्रोटीन होता है। इसलिए यहाँ पर केवल अमीनो अम्लों से बना हुआ प्रोटीन क्या कहलाता है, सरल प्रोटीन। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे इसको याद रखना है। उसके बाद में फिर आए यहाँ पर संयुग्मी प्रोटीन। तो संयुग्मी प्रोटीन का मतलब ये होता है कि संयुग्मी मतलब संयुक्त होना, एक चीज है उसके साथ में 1, 2, 3 दूसरी ओर मिला देना, उसी क्या बोलते हैं, संयुक्त या संयुग्मी। ठीक है, तो जो एमिनो अम्ल से सरल प्रोटीन बन रहा था इसी में कुछ और अन्य अणु मिला देने से क्या बनता है, संयुग्मी प्रोटीन बनता है। मतलब एमिनो अम्ल प्लस अन्य कण, ठीक है, उससे बनता है संयुग्मी प्रोटीन। तो इस तरीके से यहाँ पे ध्यान रखना है कि एमिनो अम्ल प्लस अन्य कणों से मिलकर जो बना प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है, संयुग्मी प्रोटीन। उसके बाद में व्युत्पन्न प्रोटीन। सबसे सिंपल है कि यहाँ पर व्युत्पन्न मतलब कि किसी और से बनने वाला प्रोटीन,
ये सरल प्रोटीन और संयुग्मी प्रोटीन से बनने वाला जो प्रोटीन होता है वो होता है व्युत्पन्न प्रोटीन। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे प्रोटीन के प्रकार हो गए, ये पूरा इसका बेसिक डाटा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेने वाले हैं। अब यहाँ पर प्रोटीन की कमी से होने वाले जो रोग है वो कौन कौन से है। यदि प्रोटीन की कमी शरीर में हो जाती है तो उससे क्या दिक्कत आ सकती है, क्या रोग हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें बहुत बड़ा मतलब कि बचपन में जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें मैक्सिमम से कि इनकी प्रोटीन की कमी से कि मिलती है, देखने को मिलती है। ठीक है, तो प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो सबसे पहला जो रोग है वो है मेरास्मस। ठीक है, रोग का नाम क्या है, मेरास्मस, या फिर क्या बोलते हैं उसको, सूखा रोग। मेरास्मस रोग या फिर सूखा रोग, ये इसका नाम है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें प्रोटीन की कमी की वजह से उनके जो हाथ पैर वगैरह है वो मुड़ जाते हैं। ठीक है, हाथ पैर मुड़ जाते हैं, बहुत इससे दुबले पतले हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो रोग है वो कौन सा रोग है, यहाँ पे मेरास्मस रोग है। ठीक है, तो ये किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, अब इसके बाद फिर यहाँ पर देखें दूसरा जो रोग है वो है क्वाशियोरकर। ठीक है, नाम बड़ा से अजीब सा है इसका, क्वाशियोरकर। तो क्वाशियोरकर इसको नॉर्मली कुपोषण के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, क्वाशियोरकर या फिर कुपोषण, इसमें होता क्या है इसको समझे। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि जब भी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो जिस सेल के अंदर, जिस जगह के अंदर प्रोटीन भरा होता है वहां से प्रोटीन खत्म हो जाता है। ठीक है, जब खत्म हो जाता है तो वहां पर क्या रहेगा, वो खाली जगह तो रहेगी नहीं। अब वहां पे क्या होता है कि धीरे धीरे उस प्रोटीन की जगह पे पानी भरना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उन सेल्स में, उन कोशिकाओं में पानी भरना चालू हो जाता है और प्रोटीन खत्म होते जाता है। तो इस तरीके से जो व्यक्ति बहुत ज्यादा अधिकतर से कुछ लोग इसके कारण, इस बीमारी के कारण क्या फूल जाते हैं। ठीक है, पानी भरने की वजह से क्या होता है, फूल जाते हैं वो। तो इसमें यही होता है कि कोशिकाओं में प्रोटीन के स्थान पर पानी भर जाता है। ठीक है, जिससे शरीर थोड़ा सा मोटा हो जाता है और कमजोर हो जाता है। ठीक, वो फूला हुआ इंसान अलग ही नजर आता है बीमारी से। ठीक, अब इसके बाद में फिर देखिए इसके कार्य। अब इसके कार्य क्या है, सबसे पहले शरीर की वृद्धि करना। ठीक है, शरीर की वृद्धि करना। उसके बाद दूसरा यहाँ पे शरीर में मान लो कहीं घाव हो गया है या फिर कहीं चोट लगी है तो उसकी मरम्मत करने का काम कौन करता है, ये करता है प्रोटीन। मतलब जैसे कोई बिल्डिंग का कोई हिस्सा टूट गया है तो उसका मरम्मत करने का काम कौन करता है, इसे मिस्त्री करता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे प्रोटीन क्या है, एक मिस्त्री है या फिर एक कारीगर है। ठीक है, तो ये हुआ। अब इसके बाद फिर यहाँ पे देखो मेटाबॉलिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, तो ये करता है प्रोटीन। ठीक है, मेटाबॉलिक मतलब पाचन संबंधी, हम जो भी खाना खाते हैं उसको पचाने का काम, उसमें सहायता करने का काम कौन करता है, तो प्रोटीन करता है। ठीक, अब इसके बाद फिर यहाँ पे देखें, तीसरा होगा, चौथे नंबर पे देखें इस पे हार्मोन। तो यहाँ पे जो हार्मोन का संश्लेषण करने में हेल्प कौन करता है, मदद कौन करता है, ग्रंथियों को, जो ग्रंथियां होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां, वो क्या करती है, हार्मोन का सिक्रेशन करती है। और इनमें सिक्रेशन में या फिर इनको बनाने में मदद करता है कौन, प्रोटीन करता है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। और उसके बाद एंटीबॉडी के रूप में शरीर की रक्षा करता है। ठीक है, एंटीबॉडी के रूप में शरीर की रक्षा करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये पांचों पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट है। और लास्ट में इसके जो स्रोत है वो कौन कौन से है वो देख ले यहाँ पे ध्यान से। और उसमें सबसे पहला है दूध। दूध से बनने वाले जितने भी पदार्थ है वो सब प्रोटीन उससे मिलेगा। उसके बाद में है ये अंडे, उसके बाद में है बादाम, उसके बाद पनीर, उसके बाद घी और भी अन्य चीजें हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये प्रोटीन पूरा कंप्लीट हुआ। और प्रोटीन कंप्लीट होने के बाद में हम स्टार्ट करें क्या, वसा। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में जो अगला जो टॉपिक है वो वसा है। वसा लेकिन इसमें यदि ऐड करेंगे इसी वीडियो में तो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए उसको अगली क्लास में लेके कंप्लीट करेंगे और इसको यहाँ तक ही समाप्त करेंगे। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट यदि आपको लेना हो तो ले सकते हो। ठीक, और यदि आप चैनल पे नए हो या फिर वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर करें ताकि इससे कि वो भी इसका प्रॉफिट उठा पाए, वो भी इससे कि सही तरीके से इस फैक्ट को जान पाए और समझ पाए। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।